अब ना किसी से डरना है, वतन पे अब तो मरना है, किसी भी हालत में अब तो गोरखालैंड हमें पाना है। अब ना किसी से डरना है, वतन पे अब तो मरना है, किसी भी हालत में अब तो गोरखालैंड हमें पाना है। तिरंगायो फरफरायो पहाडमा, तिरंगायो फरफरायो तराईमा। माटोको मायाले जातिको मायाले नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये नया टॉपिक जो है ये है आपका बाइफर्केशन ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेस्ट बंगाल कहाँ पे आता है इंडिया में। वेस्ट बंगाल को यदि हम हिंदी में कहें तो बंगाल का बंगाल ही, वेस्ट का पश्चिम, मतलब पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में आपको मिल जाएगा। यह पूर्वी भारत का अंतिम राज्य है। इसके बाद उत्तर पूर्व भारत शुरू हो जाता है असम से। तो हमें इस वीडियो में ये जानना है कि बंगाल का बाइफर्केशन क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर इस वेस्ट बंगाल में कहाँ पर बाइफर्केशन की मांग हो रही है। तो अभी आप मैप में देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल का मैप, और अब देखिए कि कहाँ पे जो डिमांड है वो कहाँ पे हो रही है। तो इसकी जो डिमांड है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल से अलग होने की है, वो है उत्तर में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में। तो उसका नाम है गोरखालैंड, और गोरखालैंड कंसिस्ट करता है नेपाली स्पीकिंग पीपल, जो कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, कुर्सेओंग और अदर पहाड़ी ज़िले हैं वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर। यहाँ के जो लोग हैं वो एथनिकल और कल्चरल और लैंग्वेज के तौर पे इनका जो कल्चरल और जो सिमिलरिटी है सभी कुछ, ये नेपाल या फिर भूटान या फिर क्या बोलते हैं, सिक्किम से अधिक मिलता है इन कंपैरिजन टू बंगाली कल्चर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी डिमांड जो है वो कब से शुरू हुई। तो इसकी डिमांड हमें लेकर जाती है 1907 में। लेकिन 1907 में गोरखालैंड नाम का कोई भी टर्म कॉइन नहीं हुआ था। 1907 में दार्जिलिंग को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाने की बात हुई थी, जो कि 1980 में पहली बार गोरखालैंड टर्म कॉइन किया गया। और इसके फाउंडर थे सुभाष घिसिंग, जो कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर थे। और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने बहुत दिन तक ये डिमांड की है वेस्ट बंगाल से अलग होकर एक नया गोरखालैंड बनाने की। तो गोरखालैंड मूवमेंट जो है ये बेसिकली फोकस्ड रहता है हमेशा दार्जिलिंग हिल्स पे, और कुरेसोंग और कलिम्पोंग और अन्य पहाड़ी ज़िलों के लोग यहाँ पे हमेशा डिमांड करते हैं।
आप इनके प्रोटेस्ट की पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। अभी लगातार तस्वीरें बदल बदल कर आपके वीडियोस पे आएंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये कवर करता है दुआर्स का और तराई क्षेत्र है जो कि वेस्ट बंगाल का, वहाँ के एरिया को गोरखालैंड कवर करता है। और ये बहुत फेमस है चाय और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, मतलब टूरिज़्म के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि फिर इस मूवमेंट में क्या क्या बातें हुई। तो एक यहाँ पर भी एक ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था 1980s में, जब उस समय के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और जो उस समय के गोरखालैंड के जो लीडर थे वो, और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो ज्योतिबा बासु कौन थे वो, उन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और दार्जिलिंग गोरखालैंड करके एक कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि दार्जिलिंग और अन्य जो कि जगह थे गोरखालैंड के, उनकी विकास की बात की गई। और उसका जो अधिकार था, मतलब उसका जो अथॉरिटी थी और जो पावर थी, वो इस संस्था, और या फिर आप कहें जो DGFC बनी थी, DGHC, उसमें इनको दे दी गई। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि रिसेंट में गोरखालैंड में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है। तो 18 जुलाई 2011 को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन साइन हुआ, जिसमें कि एक सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर दार्जिलिंग हिल्स और जो अदर हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दिया गया, जो कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। और इसके पहले भी ममता बनर्जी ने मतलब ऐसा कहा था कि दार्जिलिंग एक इंटीग्रेटेड पार्ट है बंगाल का, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, मतलब GTA के गठन के साथ ही ये गोरखालैंड मूवमेंट का समाप्ति है। लेकिन जो इसके हेड थे बिमल गुरुंग ने, उन्होंने कहा कि ये पहला कदम है स्टेटहुड के तरफ। और उसके बाद फिर दोनों ने पब्लिकली एक पिंटाइल विलेज है सिलीगुड़ी के पास, वहाँ पे एक ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट भी साइन किया और एक बिल भी क्रिएट किया गया GTA के तरफ से, जिससे पास भी कर दिया गया 2 सितंबर 2011 को वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया 14 मार्च 2012 को कि GTA के लिए इलेक्शन की तैयारी की जाए। और उसके बाद फिर 29 जुलाई 2012 को इलेक्शन किया गया, जिसमें कि GJM, तो GJM आप लोगों के लिए नया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। GJM का फुल फॉर्म है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 17 कंस्टिट्यूएंसी पे 28 सीटें विदाउट एनी अपोजिशन के जीत ली। और उसके बाद फिर 2 साल के बाद GJM ने भी ये एग्री कर लिया कि गोरखालैंड को एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए। और जो गुरुंग थे, जो कि GTA के करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी कुछ महीनों के बाद और कुछ सालों के बाद मतलब कि GJM के साथ मतलब ऐसा डिससेटिस्फेक्शन हो गया उन लोगों में कि जो है GTA और वेस्ट बंगाल की स्टेट आपस, मतलब कि उन लोगों को कुछ मिली भगत है और वो लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं गोरखालैंड पे। तो 30 जुलाई 2013 को गुरुंग ने रिज़ाइन कर दिया GTA के चीफ से, और ये कहते हुए कि
मतलब कि जो GJM है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ये दोनों की आपस में मिली भगत है और ये लोग गोरखालैंड को लेकर के एक सौदा कर चुके हैं। तो ये सब तो हाल फिलहाल में हुई थी बातें। तो अब हम लोग जानते हैं कि गोरखालैंड का फ्लैग है एक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गोरखालैंड जो भी मैंने आपको बताया था, गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि सबसे शुरुआत से ही ऐसा मांग किए हैं स्टेट के लिए। तो उनका जो ये है मतलब कि फ्लैग है, वो फ्लैग आप देख लें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब आपको ये समझना है कि मतलब कि पूरे भारत के टर्म में गोरखालैंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि गोरखालैंड जो है वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मतलब कि अगर पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और ये चिकन नेक के अंतर्गत भी आता है। यहाँ से 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, मतलब कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना का बाउंड्री नहीं लगता है, लेकिन मतलब कि कुछ खास दूरी पे नहीं है चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर। और चाइना का जो रवैया रहा है, तो कोई मतलब वो पॉलिटिकल और स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो वो अच्छा नहीं रहेगा भारत के पर्सपेक्टिव से। तो उनका ये कहना है। तो खैर वो तो बाद की बात रही, वो सब तो पॉलिटिक्स की बात है। तो गोरखालैंड क्यों बनना चाहिए मैंने वो आपको बताया। और अगर लास्ट में मैं अपनी व्यू बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं, तो देखिए बात ऐसी है कि गोरखालैंड को जो स्टेट हुड है वो मिलना या ना मिलना, ये तो मतलब कि पार्लियामेंट पे निर्भर करता है। लेकिन मेरे अगर मैं चूँकि मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूँ, तो गोरखालैंड चूँकि कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एथनिकल तौर पे चूँकि बंगाल से बिल्कुल भिन्न है, एकदम अलग है। और मतलब गोरखाली सब जो होते हैं वो बहुत मतलब पूरे जी जान से आर्मी में, इंडियन आर्मी में लड़ाई करते हैं और दुश्मनों को परास्त करते हैं। तो इनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर इनके इंटरेस्ट को हम लोग अच्छे से नहीं लेंगे तो जो गोरखा रेजिमेंट है, साथ में असम राइफल्स और असम जो है, जो कि एक कुछ पार्ट्स आते हैं वेस्ट असम के अपर एरिया में, तो वो सब भी हो सकता है कि वहाँ पे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जग जाए, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसको हम लोगों को एक मैच्योर तरीके से लेना चाहिए। और उसके बाद फिर जो बात आती है कि इसको कैसे डील किया जाना चाहिए, तो डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक मतलब जब इतना ऑटोनॉमी दे ही रहे हैं, तो मतलब या तो इतना ऑटोनॉमी दे दीजिए कि मतलब कि फिर एक स्टेट के अंदर रहे भी तो कोई मतलब ही ना रहे कि वो वेस्ट बंगाल में है। बस कहने का रहे कि हाँ वेस्ट बंगाल में है, और ऑटोनॉमी पूरा उनको दे दी जाए, अपना इलेक्शन वो करवा सके सब कुछ। और या नहीं तो इनको स्टेटहुड ही दे देना चाहिए। तो ये रहा मेरा अपना व्यू गोरखालैंड को लेकर के। तो जय हिंद, जय गोरखा, जय भारत, जय अंग प्रदेश।